Hello everyone. So this is our book of social science, Our Land, Our World, and this is our second chapter, which is the establishment of company power. So the first topic is mercantilism. So mercantilism simply means कमर्शियलिज्म. सो कमर्शियलिज्म की मीनिंग ये होता है कि इसमें ये बताया गया है कि कमर्शियलिज्म मतलब होता है व्यापारवाद और मर्केंटिलिज्म का मीनिंग है कमर्शियलिज्म. ओके. It was a theory which it was a theory which believed that the wealth of a country depend upon the amount of precious metals, particularly gold, that any country possessed. So इसमें ये बताया गया है कि एक थ्योरी है, ऐसा माना जाता है कि किसी भी कंट्री की वेल्थ जो होती है वो डिपेंड करती है उसके प्रीशियस मेटल्स में, मतलब खनिज पदार्थ जो होते हैं प्रीशियस. और इसमें उस मेटल में एक पर्टिकुलरली मेटल की बात करी गई है जो कि है गोल्ड, राइट, सोना. सो टू acquire wealth, every country should export the maximum quantity of good and restrict its imports. तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है जिसमें बोला गया है कि किसी भी कंट्री को अगर वेल्थ एक्वायर करनी है तो उसको एक्सपोर्ट जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स का करना चाहिए. एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, किसी भी अपने देश से दूसरे देश में अपना सामान ज्यादा से ज्यादा भेजना चाहिए, बट उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए अपना इम्पोर्ट. इम्पोर्ट को हम हिंदी में बोलते हैं आयात. तो उसको अपना जो आयात है, मतलब जो सामान दूसरे देशों से मंगाते हैं उसे रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा सामान भेजना चाहिए और कम से कम सामान मंगाना चाहिए. तो इंडिया, अब इसमें बात करी गई है इंडिया की, तो उसमें बोला गया है इंडिया हैड अ फ्लरिशिंग ट्रेड विद यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया सिंस वेरी अर्ली टाइम्स. इसमें ये बात करी गई है कि इंडिया जो है वो ट्रेड करता था, काफी फलता फूलता ट्रेड होता था उसका. कौन सी कंट्रीज के साथ? यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, काफी पहले से. इसके बाद there was a great demand in Europe for Indian spices, silk, textile, muslins, salt. ये करेक्ट करना होगा, ये सॉल्ट पेपर है, राइट. सो सॉल्ट पेपर, इंडिगो, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स एक्सेट्रा. तो इंडिया के जो ये सारी चीजें हैं, जैसे कि इसमें लिखा गया है स्पाइसेस, सिल्क, टेक्सटाइल, मुस्लिन, सॉल्ट पेपर, इंडिगो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इसकी काफी ज्यादा डिमांड थी. कहाँ पे थी? यूरोप में. ओके. when constant when Constantinople was occupied by Ottoman Turks in 1453, the land route between India and Europe was practically closed. कॉन्स्टेंटिनोपल जो थी वो यूरोप की क्या थी? राजधानी थी. और जब 1453 में ये ऑटोमन तुर्क ने इस पे कब्जा कर लिया था, तो इसमें क्या करा इन्होंने कि जो इंडिया और यूरोप के बीच जो लैंड था ना, लैंड रूट था, मतलब जमीन का जो रास्ता था, उसको बंद कर दिया. और इससे एक क्या हुआ? इससे एक नेसेसिटी पैदा हो गई, मतलब जरूरत पैदा हो गई एक नया रास्ता ढूंढने की इंडिया के लिए. ओके. So now moving on to our next topic, which is trade wars, the Portuguese in India, right? So the Portuguese were the pioneers in finding the new alternative sea route to इंडिया. तो जो पोर्तुगीज थे वो पायनियर्स थे, मतलब वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑल्टरनेटिव एक रूट निकाला इंडिया के लिए, जो कि समुद्र से था, सी से था. ओके. तो So Prince Henry, the navigator of Portugal, patronized navigators and trained seamen on scientific lines. तो जो प्रिंस हेनरी थे उन्होंने एज अ नेविगेटर काम करा, मतलब रास्ता दिखाने वाले, नेविगेट करते हैं उन्हें नेविगेटर कहते हैं, पोर्तुगल का. और उन्होंने ट्रेन करा बाकी लोगों को, ठीक है, साइंटिफिक लाइंस में रहने के लिए. इसके बाद
Bartholomew Diaz reached southern tip of Africa known as Cape of Good Hope in 1487. इसके बाद जो बरथलोम्यू था, बरथलोम्यू डियाज, उन्होंने साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका को तक पहुंच गए और उसे नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप, और इसका टाइम पीरियड था 1487। फिर उसके बाद 10 years लेटर वास्को ड गामा, इनका नाम हमने सुना होगा, क्रॉस द केप ऑफ गुड होप एंड रीच कैलिकट इन इंडिया इन 1498। इसके बाद 10 साल बाद जो वास्को ड गामा थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने द केप ऑफ गुड होप उसको क्रॉस करके वो कैलिकट तक पहुंच गए, जो कि इंडिया में था, और इसका टाइम पीरियड था 1498। ओके, देयर ही वाज कॉर्डिनली रिसीव्ड बाय किंग जमोरियन, और उसके बाद जब वो वहां पहुंचे तो किंग जमोरियन ने उनका अच्छे से स्वागत करा। सो उन्होंने एक और विजिट करी, वास्को ड गामा ने, टू इंडिया इन 1501 एंड सेट अप अ फैक्ट्री एट कन्नौर। तो वो उन्होंने 1501 में एक और विजिट करी इंडिया के लिए, और उन्होंने एक फैक्ट्री वहां पे लगा दी, वहां पे कन्नौर में। The Portuguese were able to establish their trading centers at Calicut, Cochin and Kannur. तो जो पोर्तुगीज थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स, व्यापार के जो सेंटर्स थे, वो स्टैब्लिश कर लिए। कहाँ कहाँ पे? कैलिकट में, कोचिन में एंड कन्नौर में। फिर इसके बाद क्या हुआ, डी अल्मेदा, जिनका टाइम पीरियड था 1505 से 1509, was appointed the first viceroy of the Portuguese possession in India। सबसे पहले वाइसरॉय बनाया गया किसको? डी अल्मेडिया को, और उनका टाइम पीरियड था 1405 से 1505 से 1509। इसके बाद उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, अल्बुकेर्कु, जिनका टाइम पीरियड था 1509 से 1515, उनका सेकंड वाइसरॉय बनाया गया। कहाँ का? पोर्तुगीज पोजेशन, जो कि इंडिया में थी, मतलब पोर्तुगीज जो भी ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए थे, उनका वाइसरॉय बनाया गया सेकंड टाइम इनको। इसके बाद इन्होंने एक और चीज करी, इन्होंने क्या करा, कैप्चर्ड एंड अनेक्स्ड गोवा इन 1510। इन्होंने गोवा पर जबरदस्ती हिंसा का यूज करके कब्जा कर लिया और कैप्चर कर लिया। और इसके बाद गोवा को हेडक्वार्टर्स ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया, इसके बाद गोवा को क्या बनाया गया, पोर्तुगीज के हेडक्वार्टर बना दिया गया। जो भी उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए थे, बहुत सारे स्टैब्लिश कर रहे थे, वहां पे फैक्ट्रीज बनाई थी, उसका जो हेडक्वार्टर्स थे पोर्तुगीज के, वो कहाँ लोकेट हो गया, गोवा में स्टैब्लिश कर दिए। इसके बाद उन्होंने ही बिल्ड अ फोर्ट एट कोचिन, उन्होंने एक फोर्ट भी, एक किला भी बिल्ड करा, कहाँ पे? कोचिन में। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, ही कॉन्क्वर्ड मलाक्का इन फार ईस्ट इन 1515, कॉन्क्रीट ऑर्मोज इसलैंड इन द पर्शियन गल्फ। उसके बाद उन्होंने ये सब करा। सो उन्हें क्या कहा, इनफैक्ट ही वाज द फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। उन्होंने इतने सारे काम करे, इतनी जगह पे कब्जा करा, किले बनाए, तो उनको क्या कहा जाता है? फाउंडर, मतलब खोजी। ठीक है, उन्होंने ही खोज करी थी पोर्तुगीज एम्पायर की इंडिया में, मतलब उन्होंने ही नींव रखी, ऐसा भी माना जाता है। The Portuguese conquered Diu and Basen in 1534 and Daman in 1538। ठीक है, पोर्तुगीज ने कॉन्कर्ट करा इन तीनों जगह को। उसके बाद दे गॉट परमिशन टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट गोवा। फिर उन्हें क्या हुआ, परमिशन मिल गई गोवा में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का। These possessions became an integral part of the kingdom of Portugal। और जो ये पोजेशन थी, वो एक इंटीग्रल पार्ट बन गई किंगडम की। ठीक है, पोर्तुगल किंगडम की। द पोर्तुगीज फोर्टिफाइड देयर सेटलमेंट एंड अज्यूम राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसके बाद उन्होंने क्या करा कि उन्होंने
जो ये सेटलमेंट हुई थी उन्होंने अज्यूम कर लिया कि अब इनका राज यहीं पे है, और उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट मतलब अपने आप को ही गवर्नमेंट भी घोषित कर दिया। सून दीज पोर्टुगीज सेटलमेंट्स बिकेम सेंटर्स ऑफ लॉलेस एंड नेस्ट ऑफ पायरेट्स। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, जो ये सेटलमेंट्स करी थी, जो भी ये जगह थी, ये धीरे धीरे क्या बन गया, सेंटर बन गया। लॉलेस मतलब जो कानून को नहीं मानते उन लोगों का, और नेस्ट ऑफ पायरेट्स, पायरेट्स भी यहाँ पे रहते थे काफी। ओके, सो the success of Portuguese traders in India led to a race among European power for share of trade. So जो सक्सेस थी पोर्तुगीज ट्रेडर्स की इंडिया में, इन्होंने एक रेस शुरू कर दी यूरोपियन पावर की कि हमें भी इस ट्रेडिंग, जो भी व्यापारवाद हो रहा है इसमें हमें शेयर मिले, राइट। ट्रेडिंग companies were formed which had the support of their respective governments. उसके बाद काफी सारी ट्रेडिंग कंपनीज बनी और उनकी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, और ये सब कहाँ हो रहा था, इंडिया में। Thus English, Dutch, French, Danish trading companies were formed in 17th century. इसके बाद क्या हुआ, जो इंग्लिश की, डच की, फ्रेंच की एंड दानिश ट्रेडिंग कंपनियां कहाँ पे बनी, इंडिया में, इन 17th century. In due course, the Portuguese were forced to surrender the monopoly of eastern trade to their European राइवल। इसके बाद कुछ इसी के साथ साथ ये हुआ कि पोर्तुगीज जो था उन्हें फोर्स करा करा कि वो सरेंडर कर दे द मोनोपोली ऑफ ईस्टर्न ट्रेड टू देयर यूरोपियन राइवल्स। ओके, so now moving on to our next topic, which is the Dutch East India Company. The Dutch merchant started their company in 1592. In 1595, Cornelius Houtman set out for India and returned with a large cargo. So, जो डच मर्चेंट्स थे उन्होंने स्टार्ट करी थी उनकी कंपनी इंडिया में इन 1592। उसके बाद 1595 में कॉर्नेलियस हाउंटमैन जो थे उन्हें भेजा गया और इंडिया भेजा गया, और वो लौटे किसके साथ, लार्ज कार्गो के साथ, मतलब लार्ज शिप जिसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ था। सून मैनी ट्रेडिंग कंपनीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इसी के साथ साथ बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनियां जो थी वो एग्जिस्टेंस में आने लग गई। इन 1602 ऑल द डच कंपनीज वर अमेलगेटेड इनटू द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद क्या हुआ, तो जो बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनियां जो डच की थी वो उत्पन्न हो रही थी, तो उन्हें अमेलगेटेड मतलब, अमेलगेमेटेड मतलब ये होता है कि किसी चीज को कंबाइन करके एक बना देना। तो उन्होंने क्या करा, इन सारी कंपनीज को कंबाइन करके एक बनाया और उसका नाम रखा द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। दे कॉन्सेंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द स्पाइस आइलैंड्स इन द फार ईस्ट। उन्होंने अपना जो मेन फोकस था वो किस पे रखा था, जो स्पाइस आइलैंड्स थे, इसलैंड्स थे स्पाइस के। स्पाइस मतलब इंडिया स्पाइस के लिए बहुत फेमस है, राइट, मसालों के लिए। तो उन्होंने अपना मेन फोकस उसी में रखा था, स्पाइस इसलैंड्स में, जो कि फार ईस्ट में थे। इसके बाद द डच कॉन्कर्ड मलाक्का फ्रॉम द पोर्तुगीज इन 1641। पहले पोर्तुगीज का कब्जा था मलाक्का में, इसके बाद क्या हुआ, डच ने उस पर कब्जा कर लिया, और उसका टाइम पीरियड था 1641, एंड अक्वायर्ड सेलोन प्रेजेंटली नोन एज श्रीलंका। सेलोन को, श्रीलंका को पहले सेलोन करना बोला जाता था, और उसे भी उसने क्या कर लिया, अक्वायर कर लिया। कौन से टाइम पीरियड में, 1658 में। इन इंडिया दे ऑक्यूपाइड नागापट्टनम। ओके, इसके बाद उन्होंने इंडिया में नागापट्टनम ऑन द मद्रास कोस्ट में जो था नागापट्टनम, उन्हें भी उसमें कब्जा कर लिया, और एंड चिनसुराहा इन बंगाल, और उसे भी उसे ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, हाउएवर द डच पोजीशन इन इंडिया वाज insignificant. So moving on to our next topic, which is the Danes in India.
सो डेन्स की अगर हम बात करें तो डेन्स कौन होते हैं, वो नेटिव होते हैं कहाँ के, डेनमार्क के। ओके, तो जो नेटिव्स होते हैं डेनमार्क के उन्हें डेन्स कहा जाता है। इनकरेज्ड बाय द अदर यूरोपियन मर्चेंट्स द डेन्स टू एम्बार्क अपॉन शेयरिंग द इंडियन ट्रेड। अब इनकरेज हुए किससे, जो डेनमार्क के जो नेटिव्स थे, निवासी थे, यूरोपियन मर्चेंट से, और वो भी इसके लिए काफी उत्सुक हो गए, किसके लिए, इंडियन ट्रेड के लिए, काफी आकर्षित हो गए इंडियन ट्रेड के प्रति। They established a settlement at Taranquebar in Tanjore district in 1620। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सेटलमेंट स्टैब्लिश करी एक, कहाँ पे, तंजौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और उसका टाइम पीरियड था 1620। फिर इसके बाद इन 1676 दे ऑक्यूपाइड सीरमपुर, उसके बाद उन्होंने ऑक्यूपाई करा सीरमपुर, ठीक है। However, they could not find a foothold in India. Finally, they sold their settlement to the British in 1845। इसके बाद क्या हुआ कि वो अपने पैर नहीं जमा पाए, कहाँ पे, इंडिया के व्यापार में। तो उन्होंने क्या करा, अपनी जो सेटलमेंट्स थी उन्हें ब्रिटिश को बेच दिया, और इसका टाइम पीरियड था 1845, राइट। So moving on to our next topic, which is the English East India Company. So English were the natives. You can pull me like that. You're gonna leave. So after the defeat of Spain in 1588, the English became supreme naval power in Europe. तो स्पेन की डिफीट के बाद जो की हुई थी 1588 में, जो इंग्लिश थे, मतलब जो नेटिव्स थे इंग्लैंड के, उन्हें इंग्लिश कहा जाता है, वो सुप्रीम नेवल पावर बनके उभर के आ गए, कहाँ पर, यूरोप में। तो a group of English merchant organized a company to trade with the East। तो एक जो ग्रुप था इंग्लिश मर्चेंट का, इंग्लिश व्यापारी का, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज करा एक ग्रुप को, और ऑर्गेनाइज्ड अ कंपनी टू ट्रेड विद द ईस्ट। ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइज करी एक कंपनी, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स ने। ऑन 31 दिसंबर 1600 Queen Elizabeth granted a charter to the company to trade in East Indies। तो क्वीन एलिजाबेथ ने ग्रांटेड कर दिया, मतलब परमिशन दे दी, ग्रांटेड कर दी कि जो कंपनी है वो ट्रेड कर सके ईस्ट इंडीज के साथ। कैप्टन हॉकिंस लैंडेड एट सूरत इन इंडिया 1612 एंड शॉट परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री एट सूरत। जो कैप्टन हॉकिंस थे उन्होंने परमिशन ले ली थी, कहाँ पे, एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, कहाँ पे, सूरत पे, राइट, या ट्रेड करने के लिए। इन 1615 सर थॉमस visited court of Jahangir and secure certain trading concession for English company from the Mughal emperor। तो सर थॉमस रो जो थे उन्होंने विजिट करा कोर्ट ऑफ जहांगीर, और उन्होंने क्या करा, सर्टेन परमिशन ले ली, ट्रेडिंग कंसेशंस, हम कह सकते हैं ट्रेडिंग परमिट्स फॉर द इंग्लिश कंपनी फ्रॉम मुगल एम्परर। मुगल एम्परर से उन्होंने क्या ले ली, इजाजत ले ली फॉर ट्रेडिंग परमिट्स के लिए, राइट। और कहाँ पे था ये, कोर्ट ऑफ जहांगीर। द इंग्लिश ऑल्सो सेट अप देयर ट्रेडिंग स्टेशंस एट Aramgaon, Muslipatam. The English company bought the site of Madras in 1639, also obtained permission to set up a fortified factory called Fort St. George। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या करा, इंग्लिश कंपनी ने एक साइट बॉट करी, मतलब एक जगह खरीदी मद्रास में, और इसका टाइम पीरियड था 1639 एंड ऑल्सो ऑब्टेन्ड परमिशन टू सेट अप अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री। और इसके बाद उन्होंने परमिशन ली, ऑब्टेन करी कि वो एक फोर्टिफाइड
मतलब इनहेंस्ड फोर्ट बना लें कहाँ पे, और उसका नाम रखा गया सेंट जॉर्ज। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था ये? मद्रास पे। In 1633, factories were set up at Balasore and Hariharpur and at Hooghly in 1651। इसके बाद फैक्ट्रीज जो सेटअप करी गई बालासोर में, हरिहरपुर में और हुगली में, और इसका टाइम पीरियड था 1651। फिर इसके बाद 1661 द इंग्लिश कंपनी गॉट द लैंड ऑफ बॉम्बे फ्रॉम चार्ल्स सेकंड at the nominal rent and it was fortified in 1668। इसके बाद क्या हुआ? They secured permission from औरंगजेब to build a factory on the side of Calcutta। इसके बाद उन्होंने क्या करा? परमिशन ले ली औरंगजेब से कि वो एक फिल्टर फैक्ट्री बिल्ड कर लें। कहाँ पे? कैलकटा में। जॉब चारनॉक laid the foundation of Calcutta at सुटानाती बाय बिल्डिंग अ फैक्ट्री देयर। इसके बाद उन्होंने फाउंडेशन रखी कैलकटा में, इसके द्वारा एक फैक्ट्री बिल्ड करके वहां पे। ठीक है, कैलकटा में एक जगह थी सुटानाती, वहां पे। इसके बाद इट वाज फोर्टिफाइड इन 1698 एंड वाज कॉल्ड फोर्ट विलियम। इसके बाद उसको क्या करा? उसको इनहेंस कर दिया गया उस बिल्डिंग को, और उसके बाद उसका नाम रख दिया फोर्ट विलियम। इसके बाद बाय द फरमान फ्रॉम द मुगल एम्परर इन 1770 द इंग्लिश कंपनी गॉट द राइट टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल एंड आल्सो सेटल अराउंड कैलकटा। इसके बाद 1717 में जो इंग्लिश कंपनी थी, उन्हें राइट मिल गया कि वो आराम से फ्रीली ट्रेड कर सकें, व्यापार कर सकें। कहाँ पे? बंगाल में। और फिर सेटल भी हो सके कहाँ पे? कैलकटा में। द कंपनी मेड प्रोग्रेस एंड एलिमिनेटेड द राइवल्स इन इंडिया। इसके बाद क्या हुआ? जो कंपनी थी उन्होंने प्रोग्रेस करनी शुरू कर दी और अपने जो राइवल्स थे ट्रेड में वो हटा दिए। जो ब्रिटिश रूल था उन्होंने क्या करा था? उन्होंने जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी जो इंडिया की, जो कि अनस्टेबल थी, उसका उन्होंने फायदा उठाया और ब्रिटिश रूल स्थापित कर लिया, स्टैब्लिश कर लिया। कहाँ पर? इंडिया पर। राइट। So moving on to our next topic, which is the French East India Company. In 1644, the French East India Company was formed। ठीक है, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका निर्माण कब हुआ था? उसका निर्माण हुआ था 1664 में। इन दिसंबर 1667 द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट सूरत बाय फ्रांसिस कुरान कैरन सॉरी द डायरेक्टर जनरल ऑफ द कंपनी। तो जो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री थी वो कहाँ लगाई गई थी? वो लगाई गई थी सूरत पे। ठीक है, और उनके जो डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम था फ्रांसिस कैरन। इसके बाद एक दूसरी फैक्ट्री और स्टैब्लिश करी गई। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में। ओके। इसके बाद द फ्रेंच कंपनी हैड इट्स हेडक्वार्टर इन पौंडीचेरी। तो फ्रेंच कंपनी थी, उनके जो हेडक्वार्टर्स थे वो कहाँ पे थे? पौंडीचेरी में। इट हैड इट्स नेवल बेस इन इंडियन ओशन इन मॉरिशस एंड रियूनियन आइलैंड विच वर फार अवे फ्रॉम इंडिया। और उसके जो नेवल बेस थे, जो समुद्र वाले बेस थे, वो कहाँ पे थे? इंडियन ओशन में, जो कि थे मॉरिशस में और रियूनियन आइलैंड में, विच वर फार अवे फ्रॉम इंडिया। ओके। Although the French were the last to arrive in India, yet they were the only rival of English in the region। वो जो फ्रेंच थे वो तो लास्ट थे जो इंडिया में जिन्होंने प्रवेश करा था, जिन्होंने जो इंडिया में आए थे। बट वो कौन थे? वो सिर्फ इंग्लिश जो वहां पे स्टैब्लिश था, ब्रिटिश रूल, उनके ओनली राइवल थे जो थे फ्रेंच। ओके। सो उनकी जो राइवलरी थी उसकी वजह से क्या हुआ? थ्री कार्नेटिक वॉर हुई। कहाँ पे? इंडिया में। थ्री कार्नेटिक वॉर। ओके। So now moving on to our next topic, which is the founding of the British
रूल इन इंडिया, इसमें बात करी गई है द थ्री कार्नेटिक वॉर्स की। द ब्रिटिश जर्नी टुवर्ड्स पावर इन इंडिया बिगेन फ्रॉम द साउथ in 1748 after the death of the Nizam of Hyderabad, the war of succession began। ठीक है, 1748 के बाद जब निजाम जो थे उनकी डेथ हुई थी हैदराबाद में, इसके बाद क्या हुआ, सक्सेशन की वॉर स्टार्ट हो गई। ठीक है, लड़ाई शुरू हो गई कि आगे का उत्तरदायी कौन बनेगा, राइट। A similar contest also ensued between the sons of Nawab of Arcot। तो ऐसे ही एक सिमिलर कॉन्टेस्ट शुरू हो गया किसके बीच, जो सन्स ऑफ नवाब थे और अरकोट के। इन बोथ कॉन्टेस्ट द फ्रेंच एंड ब्रिटिश साइडेड विद द ओपोजिंग क्लाइमेट्स। इसके साथ साथ क्या हो रहा था कि जो ये लड़ाइयां हो रही थी नवाब के सन्स के बीच, और उसके बाद हैदराबाद के निजाम की मौत के बाद उनका सक्सेशन किन्हें मिलेगा उसके बीच, इसमें क्या हो रहा था, फ्रेंच और जो ब्रिटिश थे उन्होंने ओपोजिट ग्रुप था उनके साथ क्या कर रखा था, साथ थे उनके। ठीक है, द फर्स्ट राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच केम टू बी नोन एज द सेकेंड कार्नेटिक वॉर, द फ्रेंच अंडर द leadership of Dupleix, the French governor of Pondicherry, succeeded in placing their candidate on the thrones of Hyderabad and Arcot। इसके बाद क्या हुआ, जो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ जिसे सेकंड कार्नेटिक वॉर का नाम दिया गया, द फ्रेंच अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स कौन था, वो था फ्रेंच गवर्नर। इंडिया की जो पोजेशंस थी फ्रेंच लोगों की, उसका वो गवर्नर था जिसका नाम था ड्यूप्लेक्स। ठीक है, उसने क्या करा, वो सक्सेसफुल हो गया अपने फ्रेंच कैंडिडेट्स को थ्रोन्स में बिठाने के लिए, कहाँ के, हैदराबाद और एक्रोट दोनों जगह के। द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ड्यूप्लेक्स गॉट हिज विक्ट्री अगेंस्ट नवाब अनवर उल दिन ऑफ आरकोट। इसके बाद द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो इस टाइम पीरियड में हुई थी इधर, तो उसमें क्या कहा मिला, उन्हें विक्ट्री मिल गई नवाब अनवर उल दिन ऑफ अरकोट के अगेंस्ट, उन्हें विक्ट्री मिल गई। किसको, ड्यूप्लेक्स को। इसके बाद from the military point of view it was small battle, but its historical significance was profound। With the second victory, Dupleix ambitions soared further, but the intervention of Robert Clive, a brave employee of English East India Company, changed the British fortune in 1752। अब इससे क्या हो गया था कि जो फ्रेंच तो थे, जो ड्यूप्लेक्स जो थे, उनके जनरल जो थे, उन्हें दोनों जगह पर क्या हो गया, जीत हासिल हो गई, हैदराबाद में भी और आरकोट में भी। इसके बाद क्या हुआ कि उनके जो विक्ट्री हो रही थी उससे वो और ज्यादा एम्बिशियस हो गए और खुश हो गए। पर इसी के साथ साथ एक चीज हुआ कि इंटरवेंशन हुआ किसका, रॉबर्ट क्लीवे का। रॉबर्ट क्लीवे का, जो कि क्या था, एक ब्रेव एम्प्लॉय था किसका, ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और उसने क्या कर दिया, ब्रिटिश का जो भाग्य था, फॉर्च्यून था, उसको बदल के रख दिया। और इसका टाइम पीरियड था 1752। तो क्लीवे ने करा क्या था, क्लीवे सक्सीडेड इन कैप्चरिंग आरकोट फ्रॉम द फ्रेंच एंड पुटिंग द ब्रिटिश कैंडिडेट ऑन द थ्रोन। अब क्लीवे ने ये करा कि उसने जो आरकोट जगह थी उसको क्या करा, हासिल कर लिया और उसमें ब्रिटिश कैंडिडेट को थ्रोन में बिठा दिया। इसके बाद his further success during the course of Third Carnatic War 1756 से 1760 saw the British emerge as the strongest European power in India। इसके बाद उसे सक्सेस मिली थर्ड कार्नेटिक वॉर में भी, और इसके साथ साथ ये हुआ कि ब्रिटिश जो था वो उभर के आया स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन पावर इन इंडिया के तौर पर। So after the Third Carnatic War, the theater
of conflict shifted to Bengal. In 1757, the French lost Chandernagar in Bengal to the British. In the same year, Cleveland laid foundation of British Empire in India by defeating Siraj ud Daulah, the Nawab of Bengal, in the Battle of Plassey. So now moving on to our next topic, which is the Battle of Plassey, which was started in 1757. ठीक है, तो the Battle of Plassey का period था 1757. So the Battle of Plassey was fought between the English and Siraj ud Daulah, the नवाब ऑफ बंगाल इन 1757. तो जो ये बैटल ऑफ प्लासी था, ये किनके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था द इंग्लिश और जो नवाब ऑफ बंगाल थे उनके बीच, सिराज उद दौला. It was decisive battle and had far-reaching consequences. The Nawab was defeated and put to death. इसके बाद जो नवाब थे वो डिफीट हो गए और उन्हें मार दिया गया. इसके बाद क्या हुआ? मीर जफर, जो कि कमांडर ऑफ चीफ थे नवाब आर्मी के, वो क्या, उन्हें नवाब बना दिया गया, उन्हें गद्दी में बिठा दिया गया. बट ही वॉज ए मेयर puppet in the hands of English, who became the virtual ruler of बंगाल. पर वो जो थे मीर जफर, वो क्या थे? सिर्फ एक कठपुतली थी. किसके हाथ के? ब्रिटिश पावर के हाथ की. वो सिर्फ एक कठपुतली थी. असली जो बागडोर थी वो ब्रिटिश ही उन्हें बताते थे कि आपको ये करना है, ये करता है. द इंग्लिश गॉट द राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड Orissa, which is now known as Odisha, and got the territory of 24 Paraganas. तो जो इंग्लिश थे उन्हें अब क्या मिल गया? फ्री राइट मिल गया. कहाँ पे? ट्रेड करने का. बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में. ठीक है. इसके बाद द रिसोर्सेज ऑफ बंगाल हेल्प्ड इंग्लिश टू डिफीट देयर यूरोपियन राइवल्स. इसके बाद जो रिसोर्सेस थे बंगाल के, उन्होंने हेल्प करा इंग्लिश को डिफीट करने में. कौन से राइवल्स? यूरोपियन राइवल्स. Thus the battle of Plassey laid the foundation of the British Empire in India, paved the way to mastery over the India. और यही बैटल ऑफ प्लासी ने हेल्प करा आगे ब्रिटिश एम्पायर को पावरफुल करने का इंडिया में. ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद. Clive entered into the treaty with Nawab Soja ud Daulah, who surrendered Allahabad and Kara to the company and also agreed to pay 50 lakh rupees as war compensation. जो क्लीवे थे उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी. किसके साथ? नवाब के साथ, जिन्होंने सरेंडर कर दिया था अलाहाबाद और कारा को टू द कंपनी, और उन्होंने एग्री करा कि वो 50 लाख रुपए भी देंगे एज अ वॉर कॉम्पनसेशन. ठीक है. In 1765, Cleves signed the Treaty of Allahabad with the Mughal Emperor Shah Alam II. By this treaty, the Mughal Emperor was taken under company protection and was granted as an annual pension of 26 lakh rupee in return for a farman which granted the company the Diwani of Bengal, Bihar, and Orissa in perpetuity. So the Treaty of Allahabad marked the end of Nawab authority in Bengal and led to the establishment of dual government there. इसके बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो था वो मार्क हुई एज अ एंड ऑफ नवाब अथॉरिटी इन बंगाल, और से एक और चीज स्टैब्लिश हुई, वो थी डुअल गवर्नमेंट वहां पर. By this system, the Nawab looked after the administration of law and order, whereas the company kept in its own hand the charge of collecting revenue. तो इससे क्या हुआ? जो नवाब थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर को देखा, और जो कंपनी थी वो चार्ज में थी किसके?
कलेक्ट करने के रेवेन्यू के, ठीक है, वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम था कंपनी का, और जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम था वो था नवाब्स का। इन ब्रीफ, द नवाब वाज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर एंड द कंपनी एंजॉयड पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इन शॉर्ट में कहा जाए तो नवाब को जो था, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गई पर उनके पास पावर नहीं थी, और जो कंपनी थी उनके पास पावर थी पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। Now moving on to our next topic, which is expansion of British Empire in India. So Warren Hastings was appointed the governor of Bengal in 1772. He abolished the dual administration system and took over entire administration of Bengal. तो जो वॉरेन थे उन्हें क्या कहा, गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया 1772 में, और उन्होंने अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमने अभी पहले पढ़ा उसको, उस सिस्टम को उन्होंने खत्म कर दिया और इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लिया, कहाँ के, बंगाल के। इसके बाद ही स्टॉप्ड द एम्परर एनुअल ग्रांट, उन्होंने एम्परर की जो एनुअल ग्रांट जो उन्हें मिलती थी, पैसे मिलते थे, उसे भी खत्म कर दिया। ही ऑल्सो टुक अवे अलाहाबाद एंड कारा फ्रॉम एम्परर एंड सोल्ड दिस टेरिटरीज टू नवाब ऑफ अवध, उसने इलाहाबाद और कारा को भी कब्जे में कर लिया और उन्हें बेच दिया, किसको, टेरिटरी, इन टेरिटरीज को बेच दिया नवाब ऑफ अवध को। हेस्टिंग्स ऑल्सो make Awadh a strong buffer state between the company territories that of the Marathas. Okay. So now moving on to our next topic, which is Mysore Wars. So Lord Cornwallis consolidated the foundation laid by his predecessor हेस्टिंग्स। सो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने क्या कहा, कंसोलिडेट करा फाउंडेशन जो उनके पिछले वाले जो प्रीडेसेसर थे हेस्टिंग्स, उन्होंने जो फाउंडेशंस बनाई थी उन्होंने उन्हें कंसोलिडेट करा। इसके बाद ही वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट मैसूर where हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान हैज राइजन इन पावर। उसके बाद उन्होंने एक वॉर शुरू कर दी, किसके खिलाफ, मैसूर के खिलाफ, जहां पे हैदर अली और जो उनके सन थे टीपू सुल्तान वो पावर में आ गए थे। बाय द टाइम कॉर्नवालिस अराइव्ड इन इंडिया, द फर्स्ट एंड द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर्स हैड बीन ऑलरेडी बीन फॉट। जब वो इंडिया में आए कॉर्नवालिस, तो फर्स्ट और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो थी वो ऑलरेडी लड़ी जा चुकी थी। टीपू पॉलिसी ऑफ सीकिंग हेल्प फ्रॉम फ्रेंच एंड द तुर्क अपीयर टू डेंजरस टू ब्रिटिश इंटरेस्ट। इसके बाद जो टीपू सुल्तान थे, जो टीपू थे, उन्होंने वो चाहते थे कि फ्रेंच और तुर्क से हेल्प लें, किसके लिए, इस फाइट में, और जो कि ब्रिटिश लोगों को इससे काफी डेंजर फील हो रहा था। When टीपू invaded the tiny kingdom of Travancore in 1689, कॉर्नवालिस retaliated। इसके बाद टीपू सुल्तान ने इन्वेड करा एक छोटा सा किंगडम जिसका नाम था ट्रेनवेकोर, ठीक है। इसके बाद द मराठास एंड द निजाम ऑल्सो ज्वाइंड दिस वॉर ऑन द साइड ऑफ द ब्रिटिश। इसके बाद जो मराठास थे और जो निजाम थे उन्होंने भी ब्रिटिश के साथ इस लड़ाई में पार्ट लिया। द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर लास्टेड फॉर 2 years। इसके बाद जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर थी वो 2 साल तक चली। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर टीपू सुल्तान टू रेजिस्ट द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ हिज एनिमी, ठीक है। बाय द ट्रीटी ऑफ Sri Rangapatnam, Tipu surrendered half of his territory to the enemies and paid 3 million pound as war compensation। इसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया अपनी टेरिटरीज को एनिमीज के
हाथ में दे दिया, और इसके बाद उन्होंने 3 मिलियन पाउंड भी एज अ वॉर कंपनसेशन भरे. He was also forced to accept subsidiary alliance, but he refused. इसके बाद उन्हें फोर्स करा गया सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करने के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया. He continued his effort to modernize his army with French assistance. There he followed the Fourth Anglo-Mysore War in 1799. Tipu died while fighting and defeating his capital. A large portion of the kingdom of Mysore was merged with British Empire. ठीक है, उनकी डेथ हो गई लड़ते लड़ते, और उनका लार्ज पोर्शन जो किंगडम था मैसूर का, वो ब्रिटिश एम्पायर के साथ मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर वाज द मोस्ट brilliant success of the British power. In every discipline of war and diplomacy, the British proved themselves superior to the valiant ruler of Mysore. The British Empire now extended from one end of Deccan to the other. तो अब हम बात करेंगे सब्सिडियरी अलायंस की. ये होती क्या है? लॉर्ड वेल्सली, द सक्सेसर ऑफ Lord Cornwallis, came to India with the intention to convert the British Empire in India into the British Empire of India. इन इंडिया की जगह वो चाहते थे कि ये ऑफ इंडिया ब्रिटिश एम्पायर बन जाए. और ये कौन चाहते थे? लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि सक्सेसर थे किसके? लॉर्ड कॉर्नवेलिस की. ठीक है, वो इंडिया को बदलना चाहते थे, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया को वो बदलना चाहते थे ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया. टू अचीव हिज गोल ही devised the policy of subsidiary alliance. The principle of this alliance were simple. अब इसके कुछ वो, तो इसको वो सक्सेस बनाने के लिए वो क्या करना चाहते थे? एक सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी लाना चाहते थे, और फिर इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे जो कि दिए गए हैं. द इंडियन रूलर हु वर इनवाइटेड टू एक्सेप्ट दिस अलायंस वर एक्सेप्टेड नॉट टू फाइट और कीप एनी कॉन्टेक्ट विद एनी अदर पावर विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिश. जो फर्स्ट वो था प्रिंसिपल, उसमें ये था जो इंडियन रूलर जो इनवाइट करे गए थे इसे एक्सेप्ट करने के लिए अलायंस को, वो फाइट नहीं करेंगे और किसी से कांटेक्ट नहीं करेंगे जो दूसरी पावर्स हैं, जैसे कि फ्रेंच हैं, वो हैं, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे, और कोई लड़ाई नहीं करेंगे विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश, उनकी परमिशन के बिना. द मेंटेन internal peace and order of subsidiary state, the British would station an army under the control of the British General. Second इसका जो प्रिंसिपल था वो ये था. एंड Indian state would either surrender a portion of its territory to the company or would pay an annual amount. In return, the company would protect all the against external invasion. The Nizam of Hyderabad was the first into. ओके, सो इस थर्ड पॉइंट में ये कहा गया है कि जो इंडियन स्टेट है या तो वो अपनी टेरिटरी का कोई पार्ट देंगी, ठीक है, कुछ पोर्शन देंगी, या तो वो उन्हें एक एनुअल अमाउंट पे करेंगी. इससे क्या होगा कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम ऑल सब्सिडरी, जो जितनी भी जिन्होंने ये डील मानी है, अलायंस मानी है, उन्हें वो प्रोटेक्ट करेंगे किससे? कोई बाहरी इन्वेजन से. और जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे वो फर्स्ट इंडियन पावर थे जिन्होंने ये डील को, इस अलायंस को माना था. So our next topic is Anglo-Nepalese War. The Gorkhas of Nepal wanted to occupy territory in the northern Indian plains, which affected the British entrance in the region. जो गोरखास थे नेपाल के, वो क्या करना चाहते थे? वो ऑक्यूपाई करना चाह रहे थे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की टेरिटरी को,
तो ये किसके इंटरेस्ट को अफेक्ट करा? ब्रिटिश राज के। देयरफॉर द एंग्लो नेपोलिस वॉर बिकेम अनअवॉइडेबल। तो इसी वजह से दो एंग्लो नेपोलिस वॉर जो थी वो स्टार्ट हो गई, और इसका टाइम पीरियड था 1814 से 1816। Initially, the British suffered some reverses, but finally the Gorkhas leader Amar Singh was defeated. But एंड में क्या हुआ, जो गोरखा लीडर थे अमर सिंह, वो उन्हें हार प्राप्त हो गई। बाय द ट्रीटी ऑफ सगौली इन 1816 द गोरखास सरेंडर्ड गरवाल एंड कुमाऊं टू द ब्रिटिश। इसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ सगौली जो 1816 में साइन करी गई थी गोरखास द्वारा, उन्होंने क्या सरेंडर कर दिया, गढ़वाल और कुमाऊं को सरेंडर कर दिया। किसको? ब्रिटिश को। इन द ईस्ट द गोरखास ऑल्सो लेफ्ट सिक्किम विच बिकेम अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। दे ऑल्सो एक्सेप्टेड अ ब्रिटिश रेजिडेंट इन काठमांडू। Okay. Now, moving on to next topic, which is the annexation of Sindh. Sindh was ruled by a number of tribal chief, जिन्हें अमीर्स भी कहा जाता है, who originally belonged to Baluchistan. In 1809, the English company made a treaty with the amirs by which the Amir undertook not to allow any French settlement in सिंध। तो जो इंग्लिश कंपनी थी उन्होंने 1809 में एक ट्रीटी साइन करवाई द अमीर से कि वो फ्रेंच के साथ कोई भी सेटलमेंट अलाउ नहीं करेंगे। In 1832, another treaty was concluded between the English company and the Amir of Hyderabad, Sindh। ठीक है, इसके बाद 1832 में एक और ट्रीटी साइन करी गई इन दोनों के बीच। और ड्यूरिंग द अफगान वॉर सिंध वाज मेड द बेस ऑफ ऑपरेशन। सर चार्ल्स नेपियर tried to impose fresh treaties on Amir of Sindh. They were annoyed by but were defeated in 1843. So during the जब अफगान वॉर हुई थी तो सिंध was made the base of operation, उसे बेस बनाया गया था अपने ऑपरेशंस जो भी वो करते थे उनका। और सर चार्ल्स नेपियर ट्राइड टू इम्पोज फ्रेश, और उन्होंने और भी ट्रीटी साइन करने के लिए आमिर और सिंध पे दबाव डाला, पर एंड में डिफीट हो गए 1843 में। अब नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज द एनेक्सेशन ऑफ Punjab. The conquest of Punjab was necessary for the British extending for frontier of their empire in northwest. After the death of Maharaja Ranjit Singh, there was utter and political confusion in Punjab. तो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद क्या था, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कंफ्यूजन थी। कहाँ पे? पंजाब पे। मेजर बोर्ड फुट द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ ब्रिटिश tried to divide the Sikh nobles and induce the Sikh army to cross the river सतलुज। अब जो उनके एक मेजर थे ब्रॉड फुट, उन्होंने जो कि पॉलिटिकल एजेंट थे, उन्होंने क्या ट्राई करा कि सिक्स नॉबल्स जो हैं, जो नॉबल्स हैं सिख के, उन्हें डिवाइड करें और सिख आर्मी को क्रॉस करने के लिए प्रेरित करा सतलुज रिवर को। बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 द रिवर हैड बीन फिक्स्ड एज द बाउंड्री लाइन बिटवीन द ब्रिटिश एंड महाराजा रंजीत सिंह टेरिटरीज। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो 1809 को साइन करी गई थी, उससे क्या हुआ कि जो रिवर थी सतलुज रिवर, वो फिक्स कर दी गई एज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन, कहाँ पे? जो ब्रिटिश थे उनके और महाराजा रंजीत सिंह की टेरिटरीज के बीच। As soon as the Sikh army
crossed the river, Lord Hardinge declared war. तो जैसे ही सिख आर्मी जो थी उन्होंने रिवर क्रॉस करी, जो लॉर्ड हार्डिंज थे उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी. द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 एंडेड इन अ विलफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ द खालसा. ठीक है. Under the Treaty of Lahore in 1846, Maharaja Dalip Singh surrendered all his territory to left of the river Satluj and between the rivers Satluj and Bias. He also to cede Jammu and Kashmir to pay a huge war indemnity. The strength of his army was greatly reduced. A British resident was stationed at Lahore with the protection force. So now move. Annexation by doctrine of lapse. The doctrine of lapse declared in 1834 meant that if the ruler of the dependent state should die without any heir, his adopted son would not succeed him. Instead, the state would lapse or go back to the ब्रिटिश कंपनी. अब द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो 1834 में डिक्लेयर करा गया था, इसका मतलब ये था कि अगर कोई रूलर है ऑफ द डिपेंडेंट स्टेट का, मतलब जो डिपेंड कर रही है स्टेट, वो मर जाता है, तो उनका जो हायर विदाउट एनी हायर, मतलब उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं है, तो वो उनका अडॉप्टेड सन उसका उत्तराधिकारी नहीं बन सकता. उसकी जगह पे वो या तो स्टेट उस टेरिटरी में कब्जा कर लेगी या तो वो ब्रिटिश कंपनी के पास चले जाएगी वो टेरिटरी. Dalhousie applied the doctrine of lapse to annex the Satara, Jaipur, Udaipur, Sambalpur, Nagpur, Magad and Jhansi. तो डलहौजी जो थे उन्होंने यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई करा इसको अनेक्स करने में, सतारा को, जयपुर को, उदयपुर को, संभालपुर को, नागपुर, मगध एंड झांसी को. Berar and Awadh were annexed by him on the charges of maladministration. इसी के साथ साथ बरार और अवध भी कब्जे में कर लिए गए जबरदस्ती. Similarly, he annexed Karnataka and Tanjore by abolishing the titles and pensions of their respective rulers. इसी के साथ साथ उन्होंने कर्नाटका और तंजौर को भी कब्जे में कर लिया. Causes of the defeat of Indian states. Now we'll study about the causes of the defeat of Indian states. फर्स्ट रीजन क्या था डिफीट का इंडियन स्टेट्स का? वो था रिलीजनल states which emerged as a result of disintegration of Mughal Empire were small in size and weak in resources. So रीजनल जो स्टेट्स थी उन वो उभर के आ रही थी. क्यों? क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो रहा था ऑफ मुगल एम्पायर, वर स्मॉल इन साइज एंड वीक इन रिसोर्सेस. क्योंकि मुगल जो एम्पायर था वो वीक था और स्मॉल था मुगल एम्पायर. इस वजह से क्या हो रही थी? रीजनल स्टेट्स बन रही थी, टुकड़े हो रहे थे देश के. These states were engaged in fighting against each other. They did not unite to fight against the British. यही जो इन सबके टुकड़े हुए थे मुगल एम्पायर से, जो छोटे छोटे पीसेस हुए थे, वो क्या कर रही थी? वो सारे जो स्टेट्स थी रीजनल स्टेट, वो एक दूसरे से फाइट कर रही थी, ना ही कि वो एकजुट मिलके ब्रिटिश एम्पायर से फाइट कर रही थी. अगर वो ब्रिटिश एम्पायर से फाइट करते तो मे बी वो हम पे इतना कब्जा नहीं कर पाते. इंडियन रूलर डिड नॉट प्रोवाइड stable and efficient government to the people, hence could not win the loyalty of their subjects. जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने एक स्टेबल और एफिशिएंट गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करी थी उधर के नागरिकों को. तो इसलिए क्या था, अब जो नागरिकों की लॉयल्टी थी वो नहीं पा रहे थे लोग. उन नागरिक उन पे भरोसा ही नहीं करते थे गवर्नमेंट पे. Many states like Hyderabad chose to seek protection under the British and willfully accepted the subsidiary alliance. अब many states जो थी, काफी states हैदराबाद जैसी,
उन्होंने क्या करा, वो चाहती थी, उन्होंने चूज करा कि वो प्रोटेक्शन लेगी किसके अंडर, ब्रिटिश के अंडर, और उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस जो एक प्रोसेस था उसे एक्सेप्ट कर लिया था। और लास्ट है, ब्रिटेन वाज अ ग्रेट नेवल पावर। जो ब्रिटेन था वो एक बहुत ग्रेट नेवल पावर था।